अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, बोल रहा है गिवन दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज हाफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, हाफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना है, 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना है, 3/5। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है पी। बोल रहा है फाइंड पी इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब ये आपने ना वर्ड 11th क्लास में या फिर जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी प्रोबेबिलिटी की 12th क्लास की, उसमें आपने सुना होगा। मैं आपको दोबारा से इस वर्ड का मतलब बताता हूँ। मुझे P फाइंड करना है। बोल रहा है इफ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या मतलब है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऐसी इवेंट होती हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। जिन इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता ऐसी इवेंट्स को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। यानी कि उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई, जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 ही तो होगी। तो कभी कभी एक नंबर का ये भी पूछ लेता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो आपको बोलना है 0 होती है। तो P निकालना है आपको। यूनियन का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। A यूनियन B का फॉर्मूला क्या होता है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस PA इंटरसेक्शन B। A यूनियन B दे रखा है 3/5, A दिया हुआ है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B है P और A इंटरसेक्शन B है 0। तो यहाँ से P अगर आपको निकालना है तो 3/5 माइनस 1/2 P, एलसीएम 10, 6 माइनस 5, तो P आ गया 1/10। सिंपल है। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, फिर से P निकालो। फिर से P निकालना है। इस बार A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है। ये वर्ड सुनते ही A और B इंडिपेंडेंट है, ये वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में ये तुरंत क्लिक करना चाहिए। अगर A और B इंडिपेंडेंट है तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा, PA क्रॉस PB। फिर से यूनियन का फॉर्मूला लगाओ। PA यूनियन B क्या फॉर्मूला है, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। और PA इंटरसेक्शन B को लिख दो क्या, ये जो PA इंटरसेक्शन B है इसको लिख दो PA क्रॉस PB, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो ये तो होना ही होना है। PA यूनियन B दे रखा था कितना, देख लो भाई। PA यूनियन B दे रखा है 3/5 1/2 P। तो ये हो गया 1/2, ये हो गया P और ये भी हो गया 1/2 इंटू P। तो आप 3/2 को इधर ले आओ, 3/5 माइनस 1/2 P माइनस P/2। तो इसका आंसर कितना है, तो 1/10। P में से P/2 गए P/2, तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 1/। तो दोनों जगह अलग अलग आंसर आएगा क्योंकि एक जगह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और दूसरी जगह इंडिपेंडेंट इवेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। 8 में बोल रहा है A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है। पहले ही उसने बोल दिया कि A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है। PA दिया हुआ है 0.3, PB दिया हुआ है 0.4। पहले में बोल रहा है PA इंटरसेक्शन B बताओ। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इंडिपेंडेंट है तो PA PB के बराबर होगा ना। तो 0.3 इंटू 0.4, आंसर कितना हो गया, 0.12। सेकेंड में बोल रहा है PA यूनियन B बताओ। तो फॉर्मूला क्या होता है, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो PA कितना है 0.30, PB कितना है 0.40, ये आया 0.12। तो 0.70 में से 0.12 गया 0.58, है ना। थर्ड पार्ट में बोल रहा है PA/B बताओ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कंडीशनल का, दोनों में जो कॉमन है वो ऊपर और B अकर हो चुका नीचे। कॉमन कितना था 0.12 और B है 0.4। तो ये तुम्हारा हो जाएगा पॉइंट हटाकर 100, पॉइंट हटाकर 10, तो ये हो जाएगा 12/40, 3/10। और फोर्थ पार्ट में बोल रहा है PB/A बताओ। तो ये भी कंडीशनल है, दोनों में कॉमन की प्रोबेबिलिटी ऊपर और P/A नीचे। कॉमन है 0.12 और 0.3। पॉइंट हटाकर 100, पॉइंट हटाकर 10, 0 से 0 गया 2, 12/30। तो 3 के टेबल में 4/10, 2/5,
2/5 आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं, 0.3 इसको 0.4 लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, फिलहाल यहीं छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोल रहा है ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है। बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ नॉट ए एंड नॉट बी की। अब भैया ये आपको समझना पड़ेगा ध्यान से, इस पर थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत ध्यान से समझना है क्वेश्चन, क्योंकि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आगे बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं जो हमें समझ में नहीं आ पाते। देखो भाई, दो तरीक़ों से समझाऊंगा, एक तो फॉर्मूले से समझा दूंगा और एक समझाऊंगा डिटेल में, कॉन्सेप्ट में। तो जो सा आपको सही लगे वो आप उसको अपनाना और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, आंसर तो दोनों से ही आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले से समझाता हूँ। नॉट ए एंड नॉट बी, इसका मतलब क्या होता है? नॉट ए का मतलब ए बार, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और बी बार। ए बार इंटरसेक्शन बी बार की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो अगर आपने 11th क्लास में एक लॉ पढ़ा हो, डी मॉर्गन्स लॉ, नहीं भी पढ़ा तो यहाँ पे सीख लो। अगर ए यूनियन बी बार है तो अलग अलग हो जाता है बार, ए बार बी बार, और यूनियन का बच जाता है इंटरसेक्शन। ऐसा होता है डी मॉर्गन्स लॉ में। या फिर अगर ए इंटरसेक्शन बी बार है तब भी अलग अलग हो जाएगा, ए बार बी बार, लेकिन बीच में हो जाएगा उसमें यूनियन। ठीक है भाई, तो ए यूनियन बी बार को आप ऐसा लिख सकते हो, और ए इंटरसेक्शन बी बार मतलब यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? इंटरसेक्शन है यहाँ पर। ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखा हुआ, ऐसे ही तो लिखा है नॉट ए एंड नॉट बी, तो इसको ऐसा लिख दो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार। समझ में आ गया? यहाँ पर मैंने डी मॉर्गन्स लॉ लगा दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए यूनियन बी है, तो कैसे निकलेगी? 1 माइनस ए यूनियन बी। नहीं, यही तो होगा भाई, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ए क्या होता है? 1 माइनस पी ए ही तो होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए 1 माइनस पी ए ही तो होता है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए यूनियन बी क्या होगा? 1 माइनस पी ए यूनियन बी तो होगा। मुझे बताओ पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए कितना दिया हुआ भाई? 1/4, 1/2, 1/8। एलसीएम लो ज़रा, एलसीएम आ रहा है 8, तो यह आ जाएगा 2 पर, 8 के टेबल में 2 4 पर, 1 पर, तो यह आ जाएगा 1 माइनस 4 2 6, 5/8, तो आंसर आ जाएगा 3/8। यानी कि थोड़ा छोटा हो गया, समझ में आ रहा है ना आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी लिखने का तरीका ये है, नॉट ए ऐसे, नॉट बी ऐसे, एंड मतलब इंटरसेक्शन। कैसे कैसे डी मॉर्गन्स लॉ लगाया, पूरा समझ में आ गया? 3/8। तो ये तो था फॉर्मूले यार, अगर आप फॉर्मूले रट सकते हो ये सब चीज़ें तो आप ऐसा करो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं ज़रा आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि ये सब हो क्या रहा है। कॉन्सेप्ट से आप फिर ना भूलोगे नहीं और चीज़ें आपको याद रहेगी, फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखो भाई, जब कभी भी दो इवेंट होती हैं, ए एंड बी आर टू इवेंट, whenever two events are given, आपको ए और बी दो इवेंट दे रखा है, या फिर ई और एफ भी हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ए और बी, ई और एफ भी हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इवेंट का तो नाम है, जो मर्जी दे दो, हमारी मर्जी है वो तो ए और बी दो इवेंट है। देखो भाई, ऐसा हो सकता है ना कि ए और बी दोनों अकर हो जाए, भाई ए भी अकर हो जाए, बी भी अकर हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है ए हो जाए बी ना हो, ए हो जाए बी ना हो, या फिर दोनों ना हो। ऐसा हो सकता है ना। जैसे मान लो मैंने दोनों बच्चों के ना रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी, मैंने दोनों बच्चों के रिजल्ट आने की इवेंट मान ली, भाई ऐसा हो सकता है दोनों पास हो जाए, एक फेल हो जाए दूसरा पास, एक पास दूसरा फेल, दोनों फेल। और कोई चांस बन सकता है क्या? भाई या तो दोनों पास होंगे, या एक पास हो गया, दोनों फेल हो जाएंगे। यही तो बनेगा जब भी दो इवेंट अकर होती हैं, जब भी दो इवेंट दी होती है तो यही 4 इवेंट बनती है, इसके अलावा और कोई इवेंट नहीं बनती। और मैंने क्या बोला था पीछे
कि जब भी ए बी लिखा होगा तो आपको मान के चलना है कि बीच में इंटरसेक्शन है, दिया हो ना दिया हो बीच में इंटरसेक्शन आपको मानना ही है। ठीक है भाई, तो ये भी समझ में आ गया आपको। आपको ना इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी पीछे, देख लो। इसका मतलब क्या है, दोनों फेल हो गए, नॉट ए एंड नॉट बी दोनों फेल। तो ये तो आपको पता ही होगा, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है भाई। यहां पर 2 इवेंट के 4 केस बन रहे हैं, 4 प्रोबेबिलिटीज बन रही हैं, तो चारों का सम होगा तो 1। तो अगर आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या मैं ऐसे लिख दूं 1 माइनस ये तीनों, इन तीनों को जोड़कर अगर मैं 1 में से माइनस कर दूं तो आंसर आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। आपको जब कभी भी बोलेगा 2 इवेंट की बात होगी, जब कभी भी 2 इवेंट की बात होगी, ये 4 इवेंट आपको बनानी है, दोनों यस, ए यस बी नो, ए नो बी यस दोनों नो। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, दोनों नो की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो दोनों नो की बतानी है तो 1 में से ये तीनों क्या कर दो माइनस। अब ये तीनों है क्या, पहले ये समझो। दोनों यस मतलब दोनों पास हो गए, या ए पास नहीं हुआ या बी पास नहीं हुआ। इसका मतलब क्या होता है, अब मेरे को बताओ, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है। ए यूनियन बी का मतलब होता है ईदर ए और बी और बोथ ए एंड बी, यही तो मतलब होता है। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, या तो ए या तो बी या दोनों। ए यूनियन बी में ऐसे आउटकम आते हैं जिस जो या तो ए में है या बी में या दोनों में है। तो यहां पर यही बात नहीं हो रही, या तो दोनों या तो ए नहीं या तो ए, यहां पर या तो बी या तो ए। थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार क्या बताया जा रहा है, बोले यार खाम की बातें कर रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या हो। लेकिन आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, माइंड को थोड़ा इधर लाओ, जो समझा रहा हूं उसको समझो, ये कॉन्सेप्ट है, इसमें फिर गलती नहीं होगी ना, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। पहली 3 इवेंट यूनियन रिप्रेजेंट करती है, पहली 3 यूनियन। यूनियन का क्या मतलब है, यूनियन का क्या मतलब होता है, या तो दोनों यस या एक नो। यहां पर भी तो देखो एक नो है, दोनों यस है। तो यानी कि 4 इवेंट में से जो पहली 3 इवेंट है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, यूनियन। तो अगर 1 में से ए यूनियन बी क्या कर दिया माइनस, तो आंसर आ गया कि नहीं। इसके बाद का प्रोसीजर तो पीछे करवाया ही था मैंने। तो अगर आप डी मॉर्गन्स लॉ याद रख सकते हो ऐसे कर लो आप, नहीं तो कॉन्सेप्ट ये है। अभी मैं इसी कॉन्सेप्ट से आपको बार बार करवाऊंगा क्वेश्चन, ताकि आपको ये एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी क्वेश्चंस आएंगे इस कॉन्सेप्ट से और क्वेश्चन कराऊंगा। तो नॉट ए एंड नॉट बी की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 3/8। क्लियर हो गई पिक्चर, आगे समझो भाई। अगला देखो, कौन सा था ये, 9वां था। अब 10वां देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है इवेंट ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है हाफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है आपका 7/12 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी, नॉट ए और नॉट बी कितना दिया हुआ है, नॉट ए और नॉट बी इज 1/4। तो बोल रहा है बताओ इंडिपेंडेंट है या नहीं, हमें चेक करना है इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो इंडिपेंडेंट है या नहीं भैया एक ही तरीका है, ये चेक करो बराबर आ रहा है कि नहीं, बस बात खत्म। ये चेक करो बराबर आ रहा है या नहीं। अब नॉट ए और नॉट बी का मतलब क्या होता है, ए बार यूनियन और मतलब यूनियन, एंड मतलब इंटरसेक्शन। डी मॉर्गन्स लॉ लगा दो, ए बार यूनियन बी बार, ए बार यूनियन बी बार, ऐसे लिखा हुआ है ना, ऐसे लिख दो, ए बार यूनियन बी बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, और नॉट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 में से क्या कर दो माइनस। तो आपको ये तो दिया हुआ है ना, ए बार यूनियन बी बार दिया हुआ है, दैट इज 1/4। तो अब ये इधर आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इधर आ जाएगा, और 1 - 1/4 उधर जाकर ये हो जाएगा 3/4। ए इंटरसेक्शन बी आ गया 3/4, पुट करो जरा 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 7/12। दोनों बराबर नहीं आ रहे, 3/4 7/24 बराबर नहीं है। तो ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो अगर आप फॉर्मूला याद रख सकते हो तो ये रहा, देखो बहुत सिंपल तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
और फिर से यहां पर आ जाओ, नॉट ए और नॉट बी, मतलब या तो ए नहीं या बी नहीं या दोनों नहीं, यही तो मतलब हुआ। नॉट ए और नॉट बी का क्या मतलब हो, या तो ए नहीं या बी नहीं या दोनों नहीं, यानी कि मुझे इन तीनों की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, या तो ए नहीं या बी नहीं या दोनों नहीं, मुझे इन तीनों की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, मुझे इसकी निकालनी है। तो क्या फॉर्मूला बना, देखो बताओ ज़रा। अगर आपको इसकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी, तो 1 में से ये तीनों माइनस कर दो ना। अगर आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 में से ये तीनों माइनस कर दो, और ये तीनों क्या है, नॉट ए और नॉट बी, दैट इज 1/4, वो दिया हुआ है 1/4। तो यहाँ से आपका सीधा आंसर आ गया 3/, समझ रहे हो। तो कॉन्सेप्ट सीखो, फॉर्मूला भी रट लो, क्या दिक्कत है, ठीक है भाई। तो यहाँ से आपका आ गया, इंडिपेंडेंट नहीं है फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट उसने बोल दिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.6, और इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट है मतलब बी ए इंटरसेक्शन बी पी ए पी बी के बराबर पहले से ही है, यानी कि 0.3 इंटू 0.6 यानी कि 0.18, ये तो हो ही गया। क्या बोल रहा है, पी ए एंड बी बताओ, निकाल चुका हूँ, पहला हो गया भाई, पी ए एंड बी यही होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी मैं निकाल चुका हूँ, कितना 0.18। आगे ए एंड नॉट बी, इसका क्या मतलब है, ए एंड नॉट बी, जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा, इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी बार, ए बट नॉट बी, इसका मतलब क्या होता है, ए बट नॉट बी, ए है मगर बी नहीं है, तो आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये वाली, इसकी, ए बट नॉट बी, ये होता है बी बट नॉट ए, ये दोनों यस दोनों नो, इसकी निकालनी है फिलहाल। देखो भाई एक बात कॉन्सेप्ट यहाँ पर और समझ लो, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए क्रॉस पी बी होगा, ये तो आपने पढ़ ही लिया बहुत बार। अगर ए बार इंटरसेक्शन बी बार है तब भी ये बराबर होगा पी ए बार इंटू पी बी, अगर पी ए इंटरसेक्शन बी बार है तब भी ये इक्वल होगा पी ए इंटू पी बी बार, और पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार है तब भी ये इक्वल होगा पी ए बार इंटू पी बी बार। बात समझ में आई क्या बोली मैंने। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ये जो 4 इवेंट बन रही है ना, सब पर इंडिपेंडेंट लगता है, ये पी ए पी बी, पी ए बार इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी बार, पी ए बार इंटू पी बी बार, सब पे लगता है। तो अब तो ये हो ही गया क्वेश्चन, पी ए इंटू पी बी बार, पी ए कितना था भाई, पी ए था आपका 0.3, और पी बी बार कैसे निकालोगे, 1 में से 0.6 माइनस कर दो 0.4, तो आंसर कितना आ गया 0. समझ में आया क्या, आ गया कि नहीं। उसके बाद तीसरा ए और बी, तीसरा ए और बी, इसका मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी, क्या फॉर्मूला होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पुट करो भाई, पी ए कितना था 0.30 0.60, इंटरसेक्शन बी आया 0.18 0.90 0.18 0.72, ठीक है जी, 0.72 ही होगा ना, ठीक है। और लास्ट क्या बोल रहा है, नीदर ए नॉर बी, बोल रहा है नीदर ए, क्या मतलब है, बोल रहा है ना ए चाहिए ना बी चाहिए, ना तो ए चाहिए ना बी चाहिए, क्या मतलब है, चारों में से कौन सा, ना ए ना बी, चारों में से कौन सा, ये वाला। तो 1 में से ये 3 क्या कर दो माइनस, और ये 3 कौन है, यूनियन। तो क्या फॉर्मूला बना इसका, 1 में से यूनियन माइनस, और यूनियन कितना आया 72 ऊपर, तो 0.28। आ रहा ना कॉन्सेप्ट समझ में। क्वेश्चन नंबर 12, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है अ डाई इज टॉस्ड थ्राइस, एक डाई को 3 बार उछाला गया, कितनी बार, 3 बार उछाला गया,
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। बोल रहा है कम से कम एक बार ऑड नंबर तो आ जाए, प्रोबेबिलिटी बताओ। देखो भाई, जब आपने डाइस को उछाला, 3 बार आपने डाइस को उछाला, 1 बार, 2 बार, 3 बार, मुझे बताओ एक थ्रो में जो सैंपल स्पेस होता है वो होता है 1 2 3 4 5 6, इवन नंबर होते हैं 2 4 6, ऑड नंबर होते हैं 1 2 3 1 3 5। ऑड आने के चांसेस क्या होते हैं? 3/6, 1/2, एक थ्रो में, एक थ्रो की बात हो रही है, उससे ज़्यादा नहीं। और इवन आने के चांसेस भी क्या होते हैं? 3/6, 1/2। ऑड आने के भी चांसेस होते हैं 1/2, इवन आने के भी चांसेस होते हैं 1/2। वो बोल रहा है कि तीनों में से एक बार तो ऑड आ ही जाए। मतलब समझो ध्यान से, कौन कौन से चांसेस हैं? या तो तीनों पे ऑड आ जाएगा, या फिर आखिरी वाले पे इवन, ऑड इवन ऑड, इवन ऑड ऑड, या फिर इवन इवन इवन, इवन इवन ऑड, इवन ऑड इवन, ऑड इवन इवन। और कोई केस बन सकते हैं? नहीं भाई, यही वाले केस है। आपने डाइस को क्या करा? 3 बार उछाला, यही तो केस है ऑड आने के। या तो तीनों पे ऑड, इवन इवन, या फिर तीनों पे इवन। और इस तरीके से ये जो 3 डाइस वाले केस, 3 कॉइन वाले केस होते हैं, वो आ गया। वो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ, एक बार तो ऑड आना ही चाहिए, कम से कम एक बार। तो 1 वाले भी लेने हैं, 2 वाले भी लेने हैं, 3 वाले भी लेने हैं। 1 वाले भी लेने हैं, 2 वाले भी लेने हैं और 3 वाले भी लेने हैं। तो कैसे निकालूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 ऑड। तो भाई अगर मैं 1 में से, सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है ना। सबकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा? 1 होगा ना। तो 1 में से अगर ऑल इवन वाली माइनस कर दूं, तो बताओ आंसर आ गया कि नहीं? भाई सबके चांसेस क्या है? सबके होने के चांसेस सम, सबकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या है? 1 ही तो होगा। तो अगर मैं 1 में से ये ऑल इवन माइनस कर दूं, तो इन सब का सम, इन सब के चांसेस आ तो गए। अब लेकिन हुआ क्या कि सिक्के को ऑल इवन की प्रोबेबिलिटी निकाले कैसे, ये जरा समझो। अब आपने डाइस को 3 बार उछाला और आपको क्या करना है? ऑल इवन, सारे के सारे सब पर इवन आया, इस बात के चांसेस आपको निकालने हैं। देखो भाई सुनो, पहली बार उछाला, इवन मान लो, इवन की पहली बार इवन आया, इवन, तो क्या चांसेस है? 3/6, 1/2 ही तो है। उसके बाद पहली बार में इवन, दूसरी बार में भी इवन, ऐसे ही तो लिखूंगा, पहली बार इवन, दूसरी बार में भी इवन, ये भी 1/2। और यहाँ पर क्या होगा? पहली बार इवन, दूसरी बार इवन, तीसरी बार भी इवन, ये भी 1/2 होगा। अगर आपको ऑल इवन निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवन, तो तीनों को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई 1/2, 1/2, 1/2, 1/8। नहीं समझ में आया? भाई पहली बार जब आपने डाइस को उछाला, आपको इवन चाहिए, क्या चांसेस है? 1/2। फिर दूसरी बार उछाला, पहली बार में इवन आ चुका, दूसरी बार में भी इवन, 1/2। 2 बार इवन आ चुका, तीसरी बार में भी इवन, 1/2। तीनों को क्या कर दो? ऑल इवन, इंटू कर दो 1/8। तो ऑड के चांसेस क्या बन गए? 1 - 1/8, 7/8। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक बॉल, 8 रेड बॉल। एक बॉक्स है जिसके अंदर 10 ब्लैक बॉल है, 8 रेड बॉल है, टोटल बॉल हो गई 18। प्रोबेबिलिटी बताओ बोथ बॉल आर रेड, दोनों ही बॉल रेड है। तो आप इसमें एक इसको मान लो, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड, और बी किसको मान लो? सेकेंड ड्रॉन बॉल इज ऑल्सो ऑफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मुझे बताओ रेड आने के चांसेस क्या है? 8/18। 2 के टेबल से काटूंगा, 4/9। अब पहली बार में रेड आ चुका है, दूसरी बार में भी रेड चाहिए, यही तो बना। पहली बार में रेड आ चुका है, दूसरी बार में भी रेड चाहिए, तो दूसरी बार में भी रेड विद रिप्लेसमेंट है, तो वापस से 18 बॉल हो जाएंगे। तो फिर से होगा 8/18, 4/9। क्या निकालना है? दोनों रेड। तो क्या करोगे? दोनों को PA क्रॉस PBY मल्टीप्लाई।
तो 4/9, 4/9, 16/81 आ गया। सेकंड में क्या बोल रहा है? सेकंड में बोल रहा है फर्स्ट बॉल ब्लैक, सेकंड बॉल रेड। अब एक इसको मान लो, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, और बी किसको मान लो, सेकंड ड्रॉन बॉल रेड। तो मुझे बताओ पीए, पहली बॉल ब्लैक, इस बात के चांसेस क्या है? पहली बॉल ब्लैक दैट इज 10/18, 5/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, पहली बॉल ब्लैक है, दूसरी रेड, रेड आने के चांसेस क्या है? 8/18, 4/9। तो क्या निकालना है आपको? पहली ब्लैक, दूसरी रेड, तो क्या निकलेगा? पी ए क्रॉस पी बी बाई। तो 5/9 क्रॉस 4/9, 20/81। थर्ड में क्या है? बोल रहा है वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। अब उनमें से ना एक ब्लैक है और एक रेड है। देखो भाई, इसको मैं सीधा करवा रहा हूं। वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। इसका ऐसे ही तो होगा। मान लो पहली ब्लैक है तो दूसरी रेड हो गई, और मान लो पहली ब्लैक है, पहली रेड है तो दूसरी क्या हो गई? ब्लैक। दोनों केस लूंगा ना भाई। अगर पहले पर रेड निकल गई तो दूसरे पर ब्लैक, और अगर पहले पर ब्लैक निकल गई तो दूसरे पर रेड। तो पहले मैंने ए ब्लैक को मान लिया, तो ए ब्लैक तो दूसरी रेड, फिर इसको रेड मान लिया तो रेड निकल गई तो दूसरी ब्लैक। सबसे पहले ए वाले को ब्लैक माना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिख लो साइड में थोड़ा सा कि मैंने ए वाले को ब्लैक माना है और बी वाले को रेड माना है, कंफ्यूजन नहीं होगी। ए ब्लैक मान लिया और बी क्या मान लिया? रेड। तो मुझे बताओ ब्लैक आने के चांसेस क्या है? 10/18, 5/9, सीधा लिख रहा हूँ भाई, 5/9। रेड आने के 4/9, और यहाँ पर 4/9, 5/9, तो कितना हो गया? 20/81, 20/81 कितना हो गया? 40/81। ठीक है, ये क्लियर हो गया। 14 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14। में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी। देखो भाई, इसमें बोल रहा है कि दो बच्चों को ना क्वेश्चन दिया गया, दोनों अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं, दोनों अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं। जैसे मैंने इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन दिया दो बच्चों को, दोनों अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं है। तो ए सॉल्व कर देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/2। ए सॉल्व कर देगा 1/2, बी सॉल्व कर देगा 1/3। ए नहीं कर पाएगा, इस बात के चांसेस क्या होंगे? 1/2। बी नहीं कर पाएगा, इस बात के चांसेस क्या होंगे? 2/3। समझ आया ना कैसे निकाला? 1 में से माइनस करके। भाई ये सॉल्व कर देगा 1/2, नहीं कर पाएगा 1/2। ये कर देगा 1/3, नहीं कर पाएगा 2/3। बोल रहा है बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट, दोनों इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं। तो याद रखना, इंडिपेंडेंट जब भी वर्ड सुनोगे तो पी ए क्रॉस पी बी जरूर आएगा। तो निकाल लो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 1/2, 1/3 दैट इज 1/6। ये भी निकल गया। उसके बाद क्या बोल रहा है वो? प्रॉब्लम इज सॉल्व। अब सुनो, वो चार चीज़ें क्यों जरूरी थी? दो इवेंट है ना, तो या तो दोनों कर लेंगे, पहला नहीं कर पाएगा दूसरा कर लेगा, पहला कर पाया दूसरा नहीं कर पाएगा, दोनों नहीं कर पाएंगे। यही चार तो बनेंगे। बोल रहा है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो क्या क्या केस है? या तो दोनों ने सॉल्व कर ली, या बी ने कर ली, या ए ने कर ली, यही तो बताना है भाई। पहले में बोल रहा है प्रॉब्लम इज सॉल्व, यानी कि किसी ना किसी ने तो कर ही ली। और मैंने बताया था पहली 3 इवेंट क्या रिप्रेजेंट करती है? यूनियन। यूनियन का क्या फॉर्मूला होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए कितना है? 1/2, 1/3, 1/2, 1/3, 1/6, एलसीएम ले लो 6, 3 + 2 - 1, 4/6, 2/3। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। 3 + 2 - 1, 4/6, 2/3। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सेकंड में क्या बोल रहा है?
सेकंड में बोल रहा है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। उनमें से किसी एक ने सॉल्व करी, यानी कि या तो बी ने करी होगी या ए ने करी होगी, ये दोनों बताने, इन दोनों का बताना है। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, तो क्या बताना है, या तो ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस या ए बार इंटरसेक्शन। भाई यहां पर क्या ए ने कर ली, बी नहीं कर पाया, ए नहीं कर पाया, बी ने कर ली, तो क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पी ए इंटू पी बी बार और पी ए बार इंटू पी बी। पी ए कितना है 1/2, पी बी बार 2/3, पी ए बार कितना है 1/2, ये 1/3, तो ये कितना हो गया 2/6 और ये 1/6, 3/6, 1/2। तो 1/2 चांसेस होंगे कि वो एक उनमें से सॉल्व कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 15। में बोल रहा है वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। सैंपल स्पेस हो गया 52 कार्ड का। बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट इंडिपेंडेंट। इनमें से कौन सी इवेंट इंडिपेंडेंट है। पहला इवेंट क्या है, कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। अच्छा ये स्पेड है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, स्पेड के चांसेस क्या होते हैं 13/52, 1/4। और एफ क्या है, एफ है एस, तो एस के चांसेस क्या होते हैं 4/52, 1/13। दोनों में कॉमन क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ, कॉमन क्या होगा एस ऑफ स्पेड। ये तो एग्जाम्पल ही हो गया। तो चेक करो भाई, पी ई इंटरसेक्शन एफ पी पी एफ के बराबर आ रहा है क्या। इसमें एक ही पत्ता होता है ना, पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा 1/52, तो ये हो जाएगा 1/52, 1/4, 1/13, 1/52। तो बिल्कुल भाई ई और एफ इंडिपेंडेंट है। सेकेंड बोल रहे कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। अच्छा तो ब्लैक के चांसेस कितने हो गए 26/52, 1/2। और एफ इवेंट क्या है किंग, किंग के चांसेस कितने हो गए 4/52, 1/13। दोनों में कॉमन क्या है भाई, ब्लैक में और किंग में कितने किंग ब्लैक होते हैं 2, तो इसमें 2 हो गए और प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/52, 1/13, 1/26। तो चेक करो पी ई इंटरसेक्शन एफ पी क्रॉस पी एफ आ रहा है कि नहीं, तो 1/26, 1/2, 1/13, यहाँ पर भी दोनों बराबर है, ये भी होगा। तीसरा बोल रहे कार्ड ड्रॉन किंग और क्वीन, या तो किंग या क्वीन, तो दोनों भाई 8 लेंगे इसके अंदर, तो किंग भी 4 होते हैं क्वीन भी 4 होते हैं, तो 8/52, 4 के टेबल से 2/13। और एफ क्या है, कार्ड ड्रॉन इज किंग और जैक, क्वीन और जैक, सॉरी क्वीन और जैक, तो पी एफ कितना हो जाएगा फिर से 8/52, 2/13। दोनों में कॉमन क्या है क्वीन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा 4/52, 1/13। चेक करो पी ई इंटरसेक्शन एफ पी पी एफ के बराबर आ रहा है क्या, इस बार नहीं आ रहा भाई, 1/13, 2/13, 2/13, तो 4/169। तो पहली 2 है तीसरी नहीं है। 16 क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है इन अ हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, जो हिंदी न्यूज़पेपर रीड करते हैं उनको ए मान लेता हूँ, और ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 60%, 60/100। 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो इंग्लिश पढ़ने वालों को मैं बी मान लेता हूँ और उनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 40%, काटेंगे बांटेंगे बाद में। 20% रीड बोथ, जब भी बोथ आ गया तो ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 20/100। बोल रहा है स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो हमें बताना है ना हिंदी पढ़ता है ना इंग्लिश पढ़ता है, फिर से वही बात, ए बी, ए बार बी
ए बी बार बी बार, ये वाला बताना है। नीदर रीड हिंदी नॉर इंग्लिश, यानी कि ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ना हिंदी पढ़ता है ना इंग्लिश, तो 1 में से ये तीनों क्या कर दो माइनस, और ये तीनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन, और यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए कितना है भाई 60/100, 40/100, 30/100, तो ये कितना हो गया 60 40 100 80/100, तो कितना आ जाएगा एलसीएम लेकर 20/100, तो 20/100 का मतलब 1/5, तो 1/5 आ गया। ना तो हिंदी पढ़ता है ना इंग्लिश पढ़ता है, ये था पहला पार्ट। दूसरा पार्ट सेकंड बी बोल रहा है इफ शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, अगर वो हिंदी पढ़ता है प्रोबेबिलिटी बताओ शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। बोल रहा भाई देखो हिंदी अकर हो चुका है, हिंदी वाला किसको माना था ए को माना था, हिंदी अकर हो चुका है, बोल रहा है बी की प्रोबेबिलिटी बताओ, ये तो कंडीशनल है, तो दोनों में जो कॉमन है वो ऊपर, जो अकर हो चुका है वो नीचे। कॉमन के चांसेस थे 20/100 और ए के थे 60/100, 1/3। और सी पार्ट में बोल रहा है इफ़ शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर अब क्या है बी अकर हो चुका है, ए की प्रोबेबिलिटी बतानी है, इंग्लिश अकर हो चुका है, हिंदी की बतानी है, तो दोनों में जो कॉमन है वो ऊपर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन है 20/100 और बी की है 40/100, तो आंसर आ गया 1/2। बाकी आपका ये क्वेश्चन है दोनों कौन मरेगा करोड़पति। बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड। बोल रहा है दोनों ही नंबर पर उसको इवन प्राइम चाहिए, दोनों पर उसको इवन प्राइम चाहिए। अब मेरे को एक बात बताओ, जब आपने कॉइन को उछाला 1 2 3 4 5 6 तो सैंपल स्पेस बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्राइम तो एक ही होता है 2, दैट इज 1/6, लेकिन 2 बार करा है ये काम, ठीक है। देखो भाई पहली बार में इवन प्राइम आया वो तो 1/6, उसके बाद क्या होगा पहली बार में आ चुका है, दूसरी बार में भी आया वो भी तो 1/6 ही होगा, है ना। पहली बार में इवन प्राइम, दूसरी बार उछाला दूसरी बार भी इवन प्राइम, तो दोनों बार इवन प्राइम के चांसेस क्या होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 1/6 दैट इज 1/36, तो आंसर क्या होगा 1/36, ऑप्शन मैच कर रहा है डी। लिखने का तरीका आना चाहिए बस, उसके बाद कुछ नहीं है। बोल रहा है 2 इवेंट ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ, 2 इवेंट इंडिपेंडेंट कब होगी, जब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। नहीं यार ये तो देखो भाई अभी बताया था ना पी ए बार इंटू पी बी बार, अभी बताया था मैंने आपको, अगर पी ए बार इंटरसेक्शन पी बी बार पी ए अगर इसके बराबर है तो ही तो इंडिपेंडेंट होगा। इसने इसको लिख दिया है 1 - पी ए, घुमा दिया है क्वेश्चन, और इसको लिख दिया है 1 - तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, बी वाला ऑप्शन। तो ये था भाई आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और इंडिपेंडेंट इवेंट का। उम्मीद करता हूँ एक एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं भी फॉलो कर लो, वहाँ पर आके डाउट पूछ लो। आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहे, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।